अब मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे अगले स्पीकर से, यानी कि व्याख्याता से, अमित मनवतकर जी। वकील हैं, 16 सालों से अधिवक्तृत्व यानी कि समर्थन यानी कि पुरस्कृति कर रहे हैं इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया की। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया, जिसके सदस्य संगठनों या संस्थाओं या दूसरे लोगों के बजाय पवित्र बाइबल को परमेश्वर का वचन समझकर, मानकर, प्रभु यीशु और उनकी पवित्र आत्मा के भरोसे रहते हैं। अमित जी नागपुर के निवासी हैं, जहां वो एक यीशु भक्तों की संगति का पोषण और प्रोत्साहन करते हैं। इससे पहले वे पवित्र बाइबल के कुछ हिस्सों का हिंदी के अनुवाद में व्यस्त थे और उन्होंने ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार पर विशिष्ट उच्च शिक्षा पूरी की है। किस विषय में? मौलिक अधिकार और धर्म स्वतंत्रता या संवैधानिक अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता पर। और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमित जी एक काबिल खिलाड़ी भी रहे हैं और विदर्भ क्षेत्र के अंडर 16 टीम के सदस्य थे। तो आइए उनकी प्रस्तुति सुने एक ऐसे विषय पे जिसके नाम के बारे में भी जिंदगी भर आपने ना सोचा हो। मसीही यानी कि यीशु भक्त और हमारे देश की संविधान सभा। अमित जी, आइए कहिए। धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने आज हमें इस गणराज्य दिन के उपलक्ष्य में हमको अलग अलग स्थानों से इकट्ठा किया और हम अपने संविधान के बारे में वापस एक बार जानकारी ले सके, अपने आप को रिवाइव कर सके और उन मसीहों के बारे में हम सुनेंगे और देखेंगे कि जिन्होंने हमारे इस संविधान को बनाने में सहायता करी है। मसीह नेताओं की ऐतिहासिक भूमिका की खोज ना, और इस विषय पे हम आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से मसीह नेताओं ने इस संविधान को बनाने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को निभाया है। कुछ तस्वीरों को हम देखेंगे। यह है मसीह और संविधान सभा। आज कई बार हम सोचते हैं ना कि जब डिस्कशन होता है, बातचीत होती है और लोग सोचते हैं कि यार हमारे मसीह लोगों का फ्रीडम फाइट में या स्वतंत्र संग्राम में क्या इन्वॉल्वमेंट था। कई एक बार कई डिबेट चल रही थी टेलीविजन पे और कई एक मसीह ने अगुआ वहां पे बैठा था और वो बोल नहीं पा रहा था कि कितने स्वतंत्र सेनाओं जो मसीह के लोग थे या मसीह लोग थे उन्होंने भाग लिया था। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो मसीही लोग जो थे या विश्वासी लोग थे या जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे, जिन्होंने अपने जो संविधान जो भी हमने सुना रिस्पेक्टेड एडवोकेट मैडम के द्वारा, है ना, कि किस प्रकार से संविधान की रचना की गई है, बट उस रचना में उसको तैयार करने में कितने मसीह लोग थे जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। ये लिमिटेड नहीं है या कुछ उसके ऊपर जाना महत्व का नहीं है कि आंकड़े कितने थे, बट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो पद उनको मिले थे या जो पद उन्होंने धारण किया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट। और कुछ आंकड़ों को हम देखेंगे, है ना। कुछ बातें हैं कि जैसे कि सभा के उपाध्यक्ष, प्रमुख समितियों के प्रमुख और संवैधानिक प्रावधानों के वास्तुकार में कुछ लोग इन्वॉल्व थे। उनमें से मैं केवल 3 लोगों के नाम आपके लाकर पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले है डॉक्टर H.C. मुखर्जी, जो एक संविधान के सभा के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बड़ी जिम्मेदारी के पद को वो निभा रहे थे। और उसी के साथ वो श्रीमती एनी मस्करिन जो है, ये अग्रणी महिला नेता थी और संघ के लिए आवाज, संघवाद नॉट संघ के लिए, संघवाद के लिए आवाज थी। और तीसरे थे श्री फ्रैंक एंथोनी, जो अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के चैंपियन के रूप से जाने जाते थे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि संविधान सभा क्या थी। जैसा हमने देखा कि संविधान क्या था, हमारे रिस्पेक्टेड लॉयर मैम ने बताया। हम देखेंगे कि ये संविधान सभा क्या थी। तो ये एक दिन है, एक महीने की सभा नहीं रही, लेकिन ये दिसंबर 1946 से लेकर जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा चलती रही। और इसका स्थान था संविधान हॉल, जो नई दिल्ली में
पाया जाता है। और विभाजन के पहले इसमें करीबन 379 लोग थे और विभाजन के बाद करीबन ऑलमोस्ट 300 लोग मिलकर इस संविधान सभा में सम्मिलित है, जिन्होंने इन सारे संविधान को लिखा। उसके बाद हम देखते हैं कि 165 दिन तक इनकी सार्वजनिक बहसें, आर्गुमेंट्स होते रहे कि कौन सी बातों को इस संविधान में लाना चाहिए, कौन सी बातों को महत्व देना चाहिए और कौन सी बातों को नहीं लाना चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर इन संविधान की जो लोग लिखने वाले सभा थी, उनकी बहसें चलती रही। और मसौदा तैयार करने के लिए जो कंटेंट है या संविधान में क्या रहेगा, उसके लिए एक समिति प्रणाली के द्वारा इसे संविधान की सभा में लाया गया था। अब इसकी संरचना कैसी थी? जो संविधान की सभा जो थी उसकी संरचना क्या थी? अलग अलग धार्मिक, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोगों ने मिलकर, या संविधान की जो सभा थी उसमें अलग अलग धार्मिक विविधता के बारे में मुझको और आपको देखने को मिलता है। करीबन उसमें हिंदू जो थे वो 70 से 75% थे, मुस्लिम जो थे वो 10 से 15% थे, और मसीह जो थे 1.5 से 2%, और अन्य और भी थे। सो ये एक संरचना का एक भाग था कि हम बोल नहीं सकते कि केवल एक ही कम्युनिटी के लोग या एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग उसमें थे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि धार्मिक विविधता हमको देखने को मिलती है। और इसमें जाति की भी विविधता थी। उच्च जातियां थी, ओबीसी थे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर आते थे। अलग अलग जाति विविधता के लोगों को भी हम इस संरचना में या इस असेंबली की सभा में, संविधान के सभा में देखते हैं। और केवल जाति धर्म के साथ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे जो इनकी संरचना बनाई गई थी या जो उसका कंस्ट्रक्शन किया गया, ये बहुत ही भिन्न था, अलग था। और इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भी इसमें सम्मिलित थे, जैसे हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले और मलयालम बोलने वाले लोग और अन्य भाषा के लोग भी इसमें शामिल थे। तो हम समझ सकते हैं कितना विविध है, कितना यूनिवर्सल है मेरा और आपका भारत देश का संविधान, जिसकी रचना की गई है। और इसमें करीबन 300 पुरुष थे और उसमें से 15 महिला थी, करीबन 5% इसमें महिलाएं थी। और इसमें इनके प्रोफेशंस भी अलग अलग थे, है ना। कोई वकील था, कोई शिक्षावादी था, कोई व्यापारी था, कोई स्वतंत्र सेनानी था। सब अपने अपने थॉट्स को, अपने अपने अनुभव को, अपने अपने ज्ञान को, अपने अपने एजुकेशंस को, अपने अनुभव को वो इकट्ठा लाकर वो इस संविधान को लिखने के लिए या संविधान की संरचना बनाने के लिए इतने सारे लोग जमा हुए थे। अभी आते हैं जिस उद्देश्य के साथ हम यहाँ पर आए हैं कि इस संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन के में कितने मसीह लोग थे। तो हम देखेंगे संख्या में आधार लिखित करीबन 5 से 7 सदस्य थे, करीबन 1.5 से 2%। समुदाय बंगाली समुदाय से थे, कोई एंग्लो इंडियन थे, कोई लैटिन कैथलिक थे जो केरला से थे। उनकी जिम्मेदारियां क्या थी? तो जिसमें से एक सबसे मुख्य जो व्यक्ति थे वो थे उपाध्यक्ष डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और उसी के साथ वो अध्यक्ष भी थे अल्पसंख्यक अधिकारी के उपसमिति के डॉक्टर मुखर्जी ये थे। अस्थायी उपाध्यक्ष जो हमारे दूसरे मसीह सर थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी, उनका समुदाय से बड़ा उनके सामने उन्होंने जो दृष्टिकोण या जो पर्सपेक्टिव उन्होंने अपने सामने रखा था कि एक कम्युनिटी से बढ़कर एक राष्ट्र है, एक देश है, इस बात को उन्होंने सामने रखा था। डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी के बारे में हम देखेंगे, संविधान के सभा के उपाध्यक्ष थे जो अध्यक्ष के बाद का सर्वोच्च पद हुआ करता था। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इनके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने मुखर्जी सर जैसे व्यक्ति को हमारे संविधान की सभा का या असेंबली का सर्वोच्च दूसरा पद देने में सहायता करी। और एकमात्र सदस्य थे जिन्हें सर्वसम्मति से नामित किया गया था इस पद के लिए कि संविधान के या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के या हमारे सभा के उपाध्यक्ष वो बन सके। सोचिएगा करीबन 300 लोग थे उसमें, उन 300 में से इनके नाम को आगे किया गया। उसी के साथ डॉक्टर मुखर्जी सर ये अल्पसंख्यक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष भी थे, है ना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। एक तो बड़ा रोल निभा रहे थे संविधान की सभा में, उसी के साथ
वो अध्यक्ष भी थे अल्पसंख्यक अधिकार समिति के, उसी के साथ वो एक सदस्य भी थे जो फंडामेंटल राइट, जो रिस्पेक्टेड एडवोकेट मैडम ने हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया, तो उसमें एक सलाह के रूप में एक सदस्य भी थे। तो कितने ज्ञानी, है ना, कितना अनुभवी व्यक्ति ये रहे होंगे कि जिनको इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के पद पर संविधान में रखा गया था। और सबसे जरूरी बात है ना, आर्टिकल 2930 में जहां पर माइनॉरिटीज के एजुकेशन राइट्स के बारे में और माइनॉरिटी को इंस्टीट्यूट्स बनाने के स्पेशल राइट्स जो दिए गए हैं, उसकी उपलब्धि आज हमें डॉक्टर एच सी मुखर्जी सर के द्वारा मिली है ना। हम में से कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा, है ना, जो लॉ के फील्ड में उनको पता होगा, जो केस लड़ते हैं उनको पता होगा, बट एक जनरल, एक साधारण नागरिक होने के नाते हम में से कई लोगों को पता नहीं होगा कि आर्टिकल 29 और 30 के लिए सबसे ज्यादा उपलब्धि जो हमको मिली है वो डॉक्टर मुखर्जी सर के वजह से मिली है। बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने 1951 से 1956 तक, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दूसरे व्यक्ति की तरफ जो है एनी मस्करिन। और ये एक लेडी थी, एक बहन थी, एक मैडम है, जिन्हों में जो 299 से केवल 15 महिलाओं में से एक है। और ये इनका जन्म तिरुवनंतपुरम त्रावणकोर में 1902 में हुआ। केरला की एक लैटिन कैथलिक महिला थी ये, और डबल ए में थे इतिहास और अर्थशास्त्र में 1925 में, और उसी के साथ उन्होंने कानून की डिग्री भी अपने पास रखी थी। और राजनीतिक सक्रियता में कई बार जेल जा चुकी है, कई बार इन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। और सबसे बड़ी महत्व की बात एनी मैडम की तरफ से हम देख सकते हैं उनके जीवन से कि भारत के आजाद होने के बाद अगर वो थी हमारे देश की सबसे पहली महिला मंत्री, है ना। हम धन्यवाद देते इनके भी उसके लिए जो परमेश्वर के द्वारा हमारे रिस्पेक्टेड एनी मैडम के जीवन में मिली थी, कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, उनके अनुभव के द्वारा, उनकी पढ़ाई के द्वारा, है ना, वो भारत देश की पहली एक महिला मंत्री बनी। और केरला से पहली बार एक महिला सांसद के रूप में वो जीत कर आई थी 1952 में। आगे बढ़ेंगे और फ्रैंक एंथोनी करके और एक सर है, इनके बारे में देखेंगे। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व थे, जिसके द्वारा आज भी हमारे स्टेट लेवल्स पे और नेशनल लेवल्स पे इनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ये भले ये इनका नाम कैथलिक से एंग्लो इंडियन नाम है, बट इनका जन्म 1908 में जबलपुर में हुआ था। अध्यक्ष थे अखिल भारतीय एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के काफी लंबे समय तक, 1942 से 1993 तक, ऑलमोस्ट 50 साल तक, है ना। ये एक अध्यक्ष बने रहे एंग्लो इंडियन एसोसिएशन के। विभाजन का विरोध किया था, है ना, 19 भारत देश की आजादी के बाद जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन चल रहा था, तो उसके विभाजन का विरोध करने वाले मंत्रियों में से एक या नेताओं में से एक मसीह थे, वो थे फ्रैंक एंथोनी सर। उसके बाद इनकी मुख्य उपलब्धि थी जो आर्टिकल 33-31 में एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व, हर एक विधानसभाओं में या लोकसभा में हमें इनका उपलब्धि मिलती है, देखने को मिलता है कि एक अलॉटेड सीट एंग्लो इंडियन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के लिए होती है। आईसीएससी के अध्यक्ष थे 1947 से 1993, ऑलमोस्ट 50 इयर्स, उससे ज्यादा, है ना। और फ्रैंक एंथोनी सर ने कई शालाओं की, स्कूलों की स्थापना करी, और 42 इयर्स तक वो सांसद बने रहे हैं। और कुछ अतिरिक्त मसीह थे जिन्होंने अपने इस संविधान को बनाने में या संविधान को रचने में उनका इन्वॉल्वमेंट था। जोसेफ डिसूजा, अल्बान डिसूजा, जो भारतीय मसीह हित के लिए थे। उसके बाद रेवरेंड जेरोम डिसूजा भी थे, जो एक जेसुएट शिक्षक थे, बट इन्होंने भी उस संविधान में या संविधान को रचने में अपनी महत्वपूर्ण की भाव। और कुछ कुछ सदस्यों के रिकॉर्ड अधूरे, तो उनके बारे में स्ट्रॉन्ग एविडेंस उपलब्ध न होने के कारण हम उनके बारे में अधिक जानकारी दे नहीं सकते, बट जो कुछ जानकारी हमारे पास है ना। एच.एस. प्रीटर जो थे वो एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व थे। उसके बाद केवल संख्या ही इनमें नहीं, भूमिका भी महत्व थी। उनका सामूहिक प्रभाव क्या हुआ, जितने मसीह लोग थे जिन्होंने संविधान बनाने में सहायता करी, उनका सामूहिक प्रभाव क्या हुआ, इम्पैक्ट बहुत जरूरी है। और आज आर्टिकल 29 और 30 हमारे लिए एक फंडामेंटल राइट्स के लिए, एक माइनॉरिटी ग्रुप के लिए एक ऐसा एसेट है जो हमें
अपने कम्युनिटी के, अपने रिलीजन के बेस के ऊपर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए और उसके लिए प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए अधिकार देता है। और इसके विरोध में कई बार पिछले कुछ साल पहले गुजरात असेंबली में भी आर्टिकल 30 के अगेंस्ट में कुछ रिजोल्यूशन लाने का प्रयास किया गया था, जिसमें बोला गया था कि हम स्कूल का रेंट देते हैं, हम टीचर्स की सैलरी देते हैं, सब कुछ हम करते हैं, बट जब अपॉइंटमेंट की बात आती है तो आर्टिकल 30 के अनुसार माइनॉरिटी के लोग अपने लोगों को बिठाते हैं। तो इस प्रकार से उनका बोलना था कि जब हम सैलरी हम दे रहे हैं टीचर्स लोगों की, बिल्डिंग का रेंट हम दे रहे हैं, तो हम टीचर्स को क्यों अपॉइंटमेंट ना दे। इस बात के ऊपर चर्चा चली है गुजरात असेंबली में। सो ये आर्टिकल 30 हमारे माइनॉरिटीज के लिए एक प्रभाव है, एक इम्पैक्ट है, जो हमारे आज जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं ये आर्टिकल 29 और 30 के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं। एक एग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको आज मैं और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस दिनों से लेकर आज तक एक एंग्लो इंडियन का एक सीट हमारे इस अनुच्छेद 331 के द्वारा हमें मिला है। और एक ग्रुप में इसको रचना करने के लिए, है ना, एक ग्रुप के साथ मिलकर आगे आकर उसको तैयार करने के लिए हमारे मसीह लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है ना। शैक्षणिक संस्थान मिली, आईसीएससी का स्टार्ट फ्रैंक एंथोनी सर के द्वारा आईसीएससी को, वो इंस्टीट्यूट को शुरू किया गया है। और हम देखते हैं आज पूरे भारतवर्ष में आईसीएससी के कई स्कूल्स इंप्लीमेंट है और चल रही है। वैसा मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा था कि दृष्टिकोण एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए नहीं, एक संप्रदाय के लिए नहीं, एक समूह के लिए नहीं है, बट ये जो दृष्टिकोण था हमारे मसीह लोगों का, जिन्होंने संविधान को लिखने में मदद करी, वो एक कम्युनिटी के बजाय उन्होंने अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाकर सबसे अधिक महत्व अगर किसको दिया है तो उन्होंने अपने राष्ट्र को दिया है। और कुछ जब उन्होंने अपने योगदान को दिया, जो मसीह लोगों ने अपने योगदान को दिया, तो उन्होंने कुछ बातों को उसमें लेकर आया कि हमारे जो व्यक्तिगत अधिकार दिए गए, एक फंडामेंटल राइट्स, या हमारे जो अधिकार एक मनुष्य होने के नाते या भारत देश का नागरिक होने के नाते हमारे जो अधिकार है उसको हम संरक्षित कैसे करें, है ना। इसलिए हमको आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखने को मिलते हैं। तो एक मसीह लोगों का अनुदान है, उसमें योगदान है, जिनके द्वारा हम अपने अधिकारों को, व्यक्तिगत अधिकारों को हम संभाल सकते हैं। उसी के साथ हम देखते हैं कि बहिष्कृत समाज की आवाज को कैसे सुनिश्चित करें, है ना। जैसा हम गुलाम में थे, कोई जाति और रिलीजन के द्वारा क्लास सिस्टम बनाया गया था, तो ऐसे समय में जो बहिष्कृत थे, जिनको अधिकार नहीं दिए गए थे, जिनको समाज से बेदखल किया गया था, उनकी आवाज को सुनिश्चित कैसे करने, उसके बारे में हमारे मसीह लोगों का योगदान बहुत। और इस संपूर्ण राष्ट्र में या संपूर्ण राज्य में जो अधिकार मिले हैं, जो शक्ति मिली है, उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सके, उस बारे में हमको देखने को मिलता है। कुछ प्रभाव को हम सारांश में देखेंगे। अल्पसंख्यक के अधिकारों को मजबूत करता है। जिस प्रकार से प्रताड़नाएं बढ़ती चली जा रही है, सताव बढ़ता चला, ऐसे नकारात्मक परिस्थिति में संविधान ही है जो हमारे अधिकारों को मजबूत करता है। जैसा आर्टिकल 25 जो हमें हमारे धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें हम अपने धर्म का बारे में अभ्यास कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं और उसको मान सकते हैं। इस अधिकार को इस संविधान के द्वारा मजबूत किया गया है ना। नहीं तो आज हमारी परिस्थिति को आप देख सकते हैं किस प्रकार से रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता चला जा रहा है। रिसेंटली कुछ दिनों पहले उड़ीसा के एक पास्टर को चर्च में से निकालकर उसका रैली निकाला गया, है ना, गले में चप्पल डाली गई, गोबर तक खिलाया गया उसको। ऐसे नकारात्मक परिस्थिति में हमारे पास संविधान है ना, जो उसी के साथ मेरी धार्मिक और राष्ट्रीय पहचान को अस्तित्व में रखती है। मैं एक मसीह हूं, कैसा कह सकता हूं, अधिकार के द्वारा मुझे अधिकार मिला है संविधान के द्वारा, है ना। सो धन्यवाद देंगे इस समय के लिए, और मैं यहाँ पर अपने इस प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं कि किस प्रकार मसीह लोगों ने अपने इस संविधान को बनाने में, संविधान की रचना करने में और संविधान को बढ़ाने में हम सब मसीह लोगों के लिए आज जो कुछ अधिकार हमें मिले हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा, उन नेताओं के द्वारा मिला है,
जिन्होंने अपना समय, अपना टैलेंट और अपना पसीना बहाकर आज हमें इतना स्ट्रांग संविधान दिया है, जिसके द्वारा हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू।